छठा अध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से पूरे देश की स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त होने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत आलोचना के केंद्र में आ गई थी। अब भारतीयों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा था कि ब्रिटेन के लिए भारत की अहमियत एक बाजार जैसी है, जहां से वह अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच ब्रिटेन ने भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत भी की थी। रेल यातायात प्रारंभ किया था, डाक तार विभाग का जाल फैलाया था, लेकिन राष्ट्रीय नेता इन सब के पीछे छिपी औपनिवेशिक चाल की पोल लोगों तक पहुंचाते रहे। इसलिए अंग्रेज अपने आप को भारतीयों का छद्म हितैषी भी सिद्ध करने में असफल रहे। यह बात अलग है कि जमींदारों और शासक वर्गों जरूर अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि उनके स्वार्थ जुड़े थे, लेकिन शेष जनता अंग्रेजों की चाल को समझने लगी थी। एक लेखक हैं जिन्होंने यह बात कही है कि अगर अंग्रेज भारत में मुस्कुराए भी तो मुस्कुराने के पीछे कोई वजह होगी। ठीक है, औपनिवेशिक हित छिपा होगा। तो ये लाइन बड़ा ही मस्त है। कितना भी भलाई कर दे, उनका औपनिवेशिक हित ही रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से ही समाज में हलचल सी होने लगी थी, लेकिन वे हलचल इतने छोटे रूप में और बिखरी हुई थी कि उनका कोई सकारात्मक स्वरूप नहीं बन पा रहा था। इसलिए भारतीय और अंग्रेज दोनों को तभी से यह अनुभव होने लगा था कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन हलचलों को संगठित किया जा सके। अब तक भारतीयों की ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि उन्हें किसी संगठन के अंतर्गत इकट्ठा किया जाए। दूसरी ओर अंग्रेज भी यह महसूस करने लगे थे कि यदि भारतीयों की मांगों को बतलाने वाला कोई एक संगठन बन जाए तो उन्हें आसानी होगी। ऐसी ही स्थिति में दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी एओ हुम को जाता है। ठीक है, किनको जाता है? एओ हुम को, दिसंबर 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। ये ऐसे याद रख सकते हो, वहाँ फिल्म बनाना नहीं है, फिर भी वहाँ क्यों एकत्रित हुए, तो इसे कुछ लाइन याद रहेगा। ठीक है, तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी एओ हुम को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। उस समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगठन ने अपने उद्देश्य में कहा कि वह देश के अलग अलग भागों में रह रहे राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा। जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएगा। ये सब कांग्रेस के उद्देश्य थे। ठीक है, तो क्या था कि मित्रतापूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा। जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएगा। साथ ही जनता की मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि वह देश में जन चेतना जागृत करेगी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन एक साल बाद कहाँ हुआ? कलकत्ता में।
पहले कहाँ हुआ था? मुंबई में। उसके अगले साल कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फर्स्ट में कितना? 72। सेकंड में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। सच तो यह है कि इस दूसरे अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस पूरे देश का संगठन बन गया। इसमें 436 प्रतिनिधियों का भाग लेना मायने रखता है, जो कि देश के अलग अलग भागों से था। ठीक है। अब इसका अधिवेशन हर साल दिसंबर में अलग अलग भागों में होने लगा। ठीक है। धीरे धीरे उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और देखते ही देखते इसकी बैठकों ने एक राजनीतिक महाकुंभ का रूप धारण कर लिया। भले ही कांग्रेस की स्थापना उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसके साथ ही पूरे देश में एकीकरण, स्वतंत्रता के लिए सामूहिक संघर्ष शुरुआत हो गए थे। यह एक राजनीतिक संगठन भले ही था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक बढ़कर यह एक आंदोलनकारी संगठन बना। आगे चलकर यही संगठन भारत के लिए आज़ादी प्राप्त करने वाला प्रमुख संगठन बन सका। नई कांग्रेस, नया भारत। ठीक है। तो इसमें आते हैं इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर बंगाल के विभाजन 1905 तक के 20 वर्षों के कार्यकाल को एक नए भारत के उदय के रूप में देखा जाता है। चूँकि ये 20 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्ष थे, वह कुछ विशेष आंदोलनकारी कदम नहीं उठा पाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह काल पूरी तरह व्यर्थ ही गया। यानी 20 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं समझना कि 20 साल वेस्ट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः उस समय के राष्ट्रीय नेता इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि यदि उन्हें कोई क्रांतिकारी कदम उठाया तो उसे सरकार के द्वारा आसानी से दबा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने की नीति अपनाई। उनकी नीति यह थी कि वे सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखते थे, जिनमें से कुछ मांगों को वह आवश्यक परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेते थे। इसमें क्या हुआ कि वे कुछ सरकार से मांगे रखते थे और वह आवश्यक परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लेते थे, और कुछ परिवर्तन करके स्वीकार कर लेते थे और शेष को निरस्त कर देते थे। मतलब कुछ को मान लेते थे, कुछ को निरस्त कर देते थे। लेकिन इससे कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में कोई बाधा नहीं आते थे। कांग्रेस जो भी मांगे रखती और सरकार की उस पर जो भी प्रतिक्रिया होती, देखते ही देखते उससे सारा देश परिचित हो जाता। मूलतः आरंभ के इन 20 वर्षों में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी सफलता रही कि उसने समस्त मांगों के प्रति भारतीय लोगों में जागृति पैदा की। इससे जो मानसिक पृष्ठभूमि बनी, उसी के कारण सन 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो सका। कांग्रेस अपनी स्थापना के शुरू के 7 वर्षों तक यह प्रयास करती रही कि विधान परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक स्थान मिले। उस समय के नेताओं की यह धारणा भी थी कि यदि परिषद में अधिक से अधिक भारतीय पहुंच सकेंगे तो वे विदेशी सरकार की भारत संबंधी नीतियों को देश के हित में प्रभावित कर पाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। क्या हुआ कहानी? तो कांग्रेस का यह मत रहता था कि अधिक से अधिक भारतीय विधान परिषद में जगह प्राप्त कर सके, ताकि कुछ नीति ऐसा बनाए जो सभी पास कर दे, तो इससे भारतीयों को फायदा होगा। ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतीय परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई
यह भी व्यवस्था की गई कि यदि कुछ भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, लेकिन बहुमत अंग्रेज अफसरों का ही बना रहेगा। यह भी व्यवस्था की गई कि किस व्यवस्था में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या किया गया, केंद्र एवं प्रांतीय परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। यह भी व्यवस्था की गई कि कुछ भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन बहुमत अंग्रेजी अफसरों का ही बना रहेगा। ये तो कंडीशन ला दिया। स्वाभाविक था कि इस अधिनियम से भारतीय नेता खुश नहीं हुए, इसलिए यह मांग बराबर बनी रही कि परिषद में और अधिक भारतीय लिए जाएं और उन्हें अधिक अधिकार दिए जाएं। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का धन इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, इसलिए इसे रोका जाए। किसानों से लिए जाने वाले कर की दर कम की जाए, इसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। बागान मजदूरों की दशा में सुधार के लिए भी आंदोलन किए। नमक कर को समाप्त करने की भी मांग की गई। भले ही ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना, लेकिन इन मांगों के कारण देश के सारे लोग अंग्रेजों की शोषक नीति से परिचित हो गए। मांग मान लिया, लेकिन वे माने नहीं, तो सभी लोग पहचान गए कि इनकी नीति क्या है। वो नीति पहले से ही पता थी या प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आगे आते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं ने यह भी मांग की कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हो। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हो। सरकार भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार दे। साथ ही सरकार राज्य में कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत करे। ये सब था मांग। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसियों की इन मांगों पर कोई खास गौर नहीं किया। इस कारण कांग्रेस के अंदर एक ऐसा दूसरा वर्ग बनने लगा था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति उग्र हो रहा था, पेशेंस खोते जा रहा था और उग्र होते जा रहा था। ठीक है, कांग्रेस का पहला वर्ग नरमपंथियों का था, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति नरम रुख रखते हुए धीरे धीरे परिवर्तन के हिमायती थे कि चलो कुछ तो परिवर्तन हो रहा। इनका मानना था कि अभी भारतीयों की ऐसी स्थिति नहीं है कि विदेशी शासकों को सीधे ही चुनौती दे सके। लेकिन दूसरा वर्ग अंग्रेजों की धीमी चाल और तिरस्कारपूर्ण नीति के कारण आक्रोश में था। उसका अंग्रेजों की सहानुभूति पर कोई विश्वास नहीं था। इस वर्ग ने जुझारू कार्यक्रमों का पक्ष लिया। ठीक है, आगे आते हैं। लोकमान्य तिलक एवं अन्य नेता इसी पक्ष के थे। इस वर्ग के नेताओं को ही आगे चलकर उग्रवादी कहा गया। ये मस्त है। लोकमान्य तिलक एवं अन्य नेता इसी पक्ष के थे। इस वर्ग के नेताओं को ही आगे चलकर उग्रवादी नेता कहा गया। अपनी स्थापना के 20 वर्षों के अंदर ही कांग्रेस जनता को यह बताने में सफल रहे कि किस प्रकार ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हमें नींद आ रहा है। टाइम देख सकते हैं आप कितना हो गया, 12:44 AM हो गया। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा कि सरकार के सामने अपनी मांगे रखकर उसने एक प्रकार से पूरे देश के लिए राजनीति और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया था, जिसके आधार पर संगठित होकर पूरे देश को अपने आगे के संघर्ष को जारी रखना था। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ के 20 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी। क्या उपलब्धि रही थी कि उसने पूरे क्षेत्र के लिए राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया था, जिसके आधार पर संगठित होकर पूरे देश को अपने आगे के संघर्ष को जारी रखना था। मतलब एकता और राष्ट्रीयता की भावना ला दिया था।
यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ के 20 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही और जैसे ही सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजित करके देश के संघर्ष को कमजोर करने की चाल चली, वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप भी उग्र हो उठा और इसी के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। कब से? 1905 से अंग्रेजों की चाल समझ गए थे और उग्रवादी में बट गए थे। आगे आते हैं तो ये खत्म हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे है क्या? बंगाल का विभाजन। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।